बच्चों, कैसे हैं आप। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था CUET एग्ज़ाम 2026 के एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम कैसे होता है, उसका पैटर्न क्या है और कैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने वीडियो के लास्ट में बताया था कि मैं आप सभी को फिजिक्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो मैं अपनी कोचिंग के माध्यम से आप सभी को मैथ और फिजिक्स जो भी CUET एग्ज़ाम 2026 में क्वेश्चन आ सकते हैं, जिस लेवल क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको मैं पढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो उसी क्रम में हम शुरुआत करेंगे फिजिक्स और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपके लिए मैथ का जाएगा। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से देखें, इससे आपका पूरा बेसिक फिजिक्स का क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल भी आप फिजिक्स का सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिजिक्स क्लास 12 की CUET एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी MCQ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। आज मैंने कुछ बना के लाया है, उसी क्वेश्चन को हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपका डाउट या जिसे कहते हैं डेफिनेशन, उसका न्यूमेरिकल का जो फार्मूला होगा वो क्लियर होगा। आप बोर्ड एग्जाम दे चुके हो, ठीक है, काफ़ी चीज़ें आपने रट के समझ के एग्जाम दिया है, लेकिन अब भूल भी गए होंगे। तो क्या मुझे सिलेबस क्लास 12 का फिर से एक बार पूरा डिस्कस करना चाहिए? अगर डिस्कस करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि सर एक बार सिलेबस फिर से डिस्कस कर दीजिए। तो अगर सभी लोग चाहते हो कि सिलेबस एक बार क्लास 12 फिजिक्स का फिर से डिस्कस कर दिया जाए तो मैं डिस्कस नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा। लेकिन आज हम एक टॉपिक लेकर फिजिक्स का शुरू करेंगे। उस टॉपिक का नाम क्या रहेगा? तो पहली बात एक बात और बता दे रहे, CUET एग्ज़ाम 2026 जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग प्रॉपर फॉर्म भरे होंगे तभी इस वीडियो को देख रहे हो। तो ये जो वीडियो है प्रॉपर बनाया जा रहा है ओनली जिन बच्चों को ग्रेजुएशन में BSc करना है। ये वीडियो जो बच्चे चाहे बायोलॉजी वाले बच्चे हो चाहे मैथ वाले, दोनों ही बच्चों के लिए एकदम परफेक्ट सुटेबल सॉल्यूशन रहेगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं। तो फिजिक्स में क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी लोगों ने 9 यूनिट की पढ़ाई किया था। उस 9 यूनिट को अगर हम डिवाइड कर लेते, आपने पार्ट 1 पार्ट 2 दो बुक में आपने डिवाइड किया था। तो पार्ट 1 में जो आपका फर्स्ट यूनिट था जिसको आप लोग कहते थे इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी, तो हमारा जो टॉपिक रहेगा, पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वह पूरी तरीके से एग्जाम के अप्रोच के बेसिस पे रहेगा। कोई थ्योरी नहीं लिखाया जाएगा, बस खाली डिस्कस किया जाएगा। और आप सभी के पास बुक हो तो बुक सामने खोल लें, ठीक है, अपने नोट सामने खोल लेंगे। इस वीडियो को जब देखेंगे और समझ में आएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में कई सारे टॉपिक आते थे। तो हमारा यूनिट फर्स्ट रहेगा, यूनिट फर्स्ट फिजिक्स में हम लोग यूनिट फर्स्ट शुरू करेंगे। यूनिट फर्स्ट से क्या नाम था उसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक अब ये जिसे आप कहते थे स्थिर वैद्युतिकी, आप कहते थे स्थिर वैद्युतिकी। ये वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी भी लिखा जाएगा, इंग्लिश भी लिखा जाएगा। और हिंदी वाले बच्चे अब इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस कर लेंगे क्योंकि आपका BSc हिंदी में नहीं होता, BSc इंग्लिश टू इंग्लिश में होता है। ये आपके पास लास्ट मौका है कि क्लास 12 फिजिक्स को बाइलिंगुअल मतलब हिंदी तो आप पढ़ के ही आए हो, अब इंग्लिश भी अच्छे से आप हर एक टर्म समझ लीजिए, जिससे कि BSc फर्स्ट ईयर में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहले मेन अगर इसमें फर्स्ट टॉपिक हम जो पढ़ने वाले हैं इसका नाम क्या रहेगा? आवेश। आवेश चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, चार्ज के बारे में। इससे जुड़े हुए कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं, हम इसके टाइप क्वेश्चन अभी आपको देंगे। एक बार आप ट्राई करोगे, नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा। तो आवेश, तो बताओ आवेश आप तो पढ़े हो, समझे हो क्या होता है? कोई भी वस्तु है जिसमें आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है उसे आप आवेश कहते हैं। लेकिन आवेश एक मूल कण पे काम करता है। आवेश का जो मूल कण होगा, इसमें हम जो मूल कण की बात करेंगे जिस पर पूरा आवेश हमारा सिस्टम काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर, क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन को हम लोग दिखाएंगे -e से
और प्रोटॉन को दिखाएंगे +p से, इस तरीके से, या इसको दिखा सकते हो किससे, +e से भी प्रोटॉन को दिखाया जाता है। और इस प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों देखिए मतलब साइन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम होता है। तो बताओ, तो न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितना होगा बताओ फिर, 1.6 10⁻⁻19 कूलम। आप न्यूमेरिकल में e की वैल्यू इतना पुट करना है, जहां भी अगर e की वैल्यू आती है, इसका मतलब हो गया आगे इसका जो यूनिट होगा चार्ज का, वह चार्ज का यूनिट क्या होगा, वो कूलम होगा, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हो, c लिखते हो। दूसरा ये कौन सी क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये पूछ सकता है अगर 1 मास से पूछना होगा तो। क्वांटिटी बताइए कौन सा होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर, क्या चार्ज में डायरेक्शन पाया जाता है, नहीं सर, इसमें केवल मैग्नीट्यूड पाया जाता है। तो क्वांटिटी ये कौन सी क्वांटिटी हो जाएगा, ये स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, नॉट वेक्टर, इसका ध्यान रखिएगा। मतलब ये एक अदिश राशि होगा। अभी हम थोड़ा सा बेसिक, उसके बाद फिर फॉर्मूला में आ जाएंगे। नेक्स्ट, अब ये जो चार्ज की कई सारी प्रॉपर्टीज आप पढ़े थे, अभी तक मैंने बता दिया फंडामेंटल चार्ज जो होता है फंडामेंटल पार्टिकल से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन को -e से डिनोट करना है, प्रोटॉन को +e से डिनोट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू याद रखना है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, और इसका यूनिट क्या होगा, कूलम होगा। क्वांटिटी कौन सा होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका ध्यान दीजिएगा। अब इस पे अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें, इसके गुण में, तो गुण तो कई सारे होते हैं लेकिन इसमें हम खाली 2 गुण की बात करेंगे। पहला आता है इसकी जो प्रॉपर्टीज में, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, इस पे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल बनता है, आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। इसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा क्लास 12 में, याद किया होगा तो ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हुआ करता था। तो ये क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो चार्ज पाया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी वस्तु पर जो चार्ज पाया जाता है, चार्ज, इसको हम लोग डिनोट करेंगे Q से। चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में पाया जाएगा, प्लस माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी फॉर्म में इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह इंटीजर के मल्टीपल के फॉर्म में, मतलब इलेक्ट्रॉन के पूर्णवर्ग के रूप में पाया जाता है। सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो इलेक्ट्रॉन होगा वह या तो +-1 हो सकता है, +-2, ऐसे करके +-3, +-4, इस तरीके से। डेसिमल नहीं होता, फ्रैक्शन में चार्ज नहीं पाया जाएगा, डेसिमल में नहीं पाया जाएगा, इसका ध्यान रखिए। मतलब इस तरीके से नहीं पाया जाएगा 1.5, 3/7, इस तरीके से 0.23, ऐसे करके चार्ज नहीं पाया जाएगा। चार्ज हमेशा कंप्लीट इंटीजर के फॉर्म में पाया जाएगा, प्लस-माइनस चार्ज, और चार्ज 2 टाइप का होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस। एक बात और ध्यान रखना, पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जिसे कहते हैं धनात्मक आवेश, पॉजिटिव चार्ज धनात्मक आवेश, इसका मतलब क्या होता है, जब भी किसी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तब वो पॉजिटिव रहता है, मतलब इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑब्जेक्ट से अगर निकल जाता है या कम हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का कम होना, तो उसे कहेंगे हम लोग पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जांपल, अगर सोडियम है, सोडियम, अगर सोडियम 11 है, सोडियम मेटल, अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, कि अगर इसे लगा लेते हैं Na+, इसका मतलब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचा, 10 इलेक्ट्रॉन बचा, 11 से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 10, ठीक है। मतलब पहले इसके पास 2, 8, 2, 8 एक इलेक्ट्रॉन था, लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन था, और क्योंकि ये पॉजिटिव आयन बनाता है कि 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ये हो जाएगा 2, मतलब प्लस लगने से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन किस सवाल देंगे हम आपको, कैसे पहचानोगे, तो कहीं पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो पॉजिटिव आयन का यूज करना, और उसके बाद लास्ट आता है सेकेंड वाला, उसे कहेंगे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इसे कहते हैं ऋणात्मक आवेश। इसमें क्या हो जाएगा, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन
तो अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तब वो क्या बनाता है, वो नेगेटिव चार्ज बनाता है। जैसे कि क्लोरीन ले लो, 17 होता है। अगर मैं इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा दे देता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ले ले, तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा, माइनस। मतलब माइनस लगने से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बढ़ जाता है। तो पहले इलेक्ट्रॉन कितना था इसके पास, 2 8 7, और जैसे माइनस लग गया कितना हो गया इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 8 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक, इस तरीके से अभी तक हम लोगों ने चार्ज की पहली प्रॉपर्टी अच्छे से समझ लिया। अब इस पे न्यूमेरिकल कैसे पूछता है उसको ट्राई करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल आप नोट कर सकते हैं, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का। वो तो कौन सा क्वेश्चन है पहला वाला, तो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, बताइए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रहेगा ये। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैं आपके लिए सीट बना के लाया हूं क्वेश्चन का। किसी पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, किसी पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो क्या बोल रहा है, कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। उस पर आवेश, आपको बताना है उस पर आवेश की मात्रा, उस पर आवेश की मात्रा और प्रकार होगा या होगी। मतलब बताना है आवेश पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, अगर है तो कितना होगा, उसका मात्रा बताना है, प्रकार का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बताना है। तो इसका ऑप्शन पहला, अगर इसको मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, हिंदी मीडियम में लगा के बताएं इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करिए। इन अ सब्सटेंस there is lack of 100 electron, there is lack of 100 electrons. What type of charge on it and quantity will be तो पहला ऑप्शन बताएं, प्लस 1.6 10 की पावर -18 कूलम होगा। सेकेंड ऑप्शन माइनस 1.6 10 की पावर -18 कूलम। थर्ड ऑप्शन माइनस 1.6 10 की पावर -19 कूलम। और फोर्थ ऑप्शन, चौथा ऑप्शन बताएं, प्लस 1.6 10 की पावर -17 कूलम। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्या कह रहा है सवाल में, सवाल समझ में आया कि नहीं आप सभी को? सवाल समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि बेसिक सवाल है। क्या कह रहा है, किसी पदार्थ में 100 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन की कमी बोल दिया, मतलब लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, लैक ऑफ 100 इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन कम होता है तो कौन सा आयन बनाता है, पॉजिटिव की नेगेटिव। किसी भी ऑब्जेक्ट से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो क्या बना लेता है वो ऑब्जेक्ट, कौन सा आयन, पॉजिटिव। इसका मतलब सर ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा, नेगेटिव वाला ऑप्शन तो नहीं होगा तो इसी दोनों में से कोई ना कोई होने वाला है। अब बताइए, इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसे कहते हैं एलिमिनेशन मेथड ऑफ एमसीक्यू, क्योंकि क्वेश्चन आपका सारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। कोशिश करिएगा जो सवाल आपको नहीं आते हैं पहले क्विज करिए, उसमें छांटिए कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो पहला ऑप्शन करेक्ट होगा या तो चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो जरा मुझे बताएं कौन सा ऑप्शन सही है। एक बार आप प्रयास करिए, 2 मिनट समझ लीजिए, आप बताइए इसका आंसर कौन सा होगा। ट्राई करिए, चलिए सब लोग ट्राई करिए। तो आया बच्चों, आप सभी का लगे, चलिए हम ट्राई कर लेते हैं। आइए, बहुत लोगों का आंसर आ गया होगा। चलिए देखो, इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन, अभी हम लोगों ने पढ़ा
उस पर आवेश की मात्रा क्यू निकालना है, क्यू फाइंड करना है और उसका प्रकार बताना है। तो बताओ, प्रकार तो कंफर्म हो गया था सभी को, तो कौन सा टाइप का होगा? पॉजिटिव, ये तो कंफर्म हो गया है। अब फार्मूला आप जानते हो, क्यू बराबर क्या होता है? सिंस क्यू बराबर क्या होता है? एन ही होता है। सवाल लगा, इसमें प्लस माइनस आपको नहीं लेना है। क्यू तो बताइए फिर एन की वैल्यू कितनी है? 100 है। ई की वैल्यू आपको पता ही कितना है? 1.6 10 पावर माइनस 19 हो गया। तो क्यू इक्वल टू कितना हो गया? 1.6। यहाँ पे देखो 100 है ना, 100 को क्या लिख सकते हो? 10 की पावर 2 लिख सकते हो। ये आ गया 1.6 10 की पावर माइनस 19 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो, बताओ तो कितना आ जाएगा क्यू की वैल्यू? तो फाइनली क्यू की वैल्यू कितना आ जाएगा? 1.6 10 की पावर 19 में 2 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 17। इसका मतलब उस ऑब्जेक्ट पर आवेश कितनी मात्रा है? प्लस 1.6 10 की पावर माइनस 17 कूलम। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन सही होगा। तो फाइनली आपको ठीक है, कंप्यूटर में एक टेस्ट होगा, चौथा ऑप्शन पे क्लिक करके आप क्लिक करेंगे, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओके, अब इस तरह का मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ना। चलिए ठीक है, आप दूसरा क्वेश्चन आप इसे ट्राई करके बताइए। अब क्वेश्चन चेंज करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। इतना बेसिक सब क्वेश्चन है, तो चिंता वाली बात नहीं बच्चा लोग, हो जाएगा। इतना टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। ठीक है, जो 12 में पढ़ाई किए हो वही वाला सब्जेक्ट ही अच्छे से दोबारा पढ़ना है। कई जगह भटकने से कोई मतलब नहीं है, इसका विशेष ध्यान दीजिए। चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। ये क्वेश्चन तो आपने किया भी होगा क्लास में, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम ऑफ चार्ज? 1 कूलम ऑफ चार्ज, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए कितनी होगी? कितनी होगी? क्या किसी को याद है? कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर लिख दीजिए अगर आपको आ रहा है तो। पहला ऑप्शन मैं देता हूँ भैया 6.25 10 की पावर माइनस 18 होगा। सेकेंड ऑप्शन मैं दे देता हूँ 6.25 10 की पावर माइनस 17 हो गया, इस तरीके से। तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन दे देता हूँ मैं 1.25 10 की पावर, या इसको 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम, 19 इलेक्ट्रॉन। ये सब इलेक्ट्रॉन रहेगा। या चौथा ऑप्शन मैं दे सकता हूँ 0.25 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। इन्हीं चारों में से कोई ना कोई ऑप्शन तो सही होगा। क्या लगता है बच्चों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? तो कह रहा है एक कूलम आवेश में ना, क्यू का मान कितना दिया होगा? 1 कूलम। चार्ज की वैल्यू 1 कूलम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। n फॉर्मूला पता है, q बराबर क्या होता है? Ne। तो हमको n निकालना है। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? q अपॉन e। बताओ q की वैल्यू कितनी है? q की वैल्यू 1 है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू याद कर चुके हो सभी लोग, 1.6 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। अब बच्चों का खास कर बायोलॉजी वाले बच्चों, आपका मैथमेटिक्स बहुत वीक होता है, सिंप्लीफाई नहीं कर पाते हो, सीधा फिर इसके न्यूमेरिकल से बहुत भागते हो। तो अभी भागने का समय नहीं है, अभी इसको सॉल्व करने का समय है। जो भी दिक्कत होता है, जो भी दिक्कत है आपको कैलकुलेशन में, उसको हमें कमेंट कर करके बताते रहिए। आपको डेसिमल में, फ्रैक्शन में, परसेंटेज में जिसमें भी प्रॉब्लम होगा मुझे बताएं। हम एक बार बेसिक मैथ का वीडियो बना देंगे अगर सभी लोग चाहोगे तो। यहाँ पर चिंता वाली बात नहीं है,
डेसिमल के बाद एक डिजिट है ना बच्चा, डेसिमल को हटा दो, ऊपर एक जीरो। जब भी डेसिमल के बाद एक डिजिट होगा हटेगा तो एक जीरो बढ़ेगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। और इस पावर को आप ऊपर ले जाएंगे, इस पावर को ऊपर ले जाएंगे, एक पावर नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, ये पावर हो जाएगा 10 की पावर प्लस 19 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करोगे बताओ। अभी ये 10 की पावर, अब यहाँ से देखो एक पावर यहाँ से ले लो, 19 में से एक पावर यहाँ काट दो, इसको 2 5 जा 10 ले, 2 8 जा 16, सिंप्लीफाई कर लो, 2 से कट गया तो 5/8 हो गया, गुणे 10 की घात 19 हो गया, सही है ना। अब ये 8 का पहाड़ा 5 पढ़ना है तो कैसे, अभी तो छोटा नंबर है काम, यहाँ से जीरो ले सकते हो, यहाँ से जीरो को ले लो तो कितना हो जाएगा, ये 50/8 हो जाएगा, और 10 की पावर यहाँ कितना बचेगा, 18 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करो, कितना हो जाएगा ये बताओ, 2 से काटो, 2 चौक 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, मतलब 25 गुना 50, मतलब 25/4 हो गया, गुणे 10 की घात 18, तो बताओ कितना हो जाएगा। तो n बराबर जो आया है 25/4 गुणे 10 की घात 18, इसको सॉल्व करो, चलो भाग करो इसको, कितना हो जाएगा ये 4 6 24, ठीक है, डेसिमल लगाएंगे, एक हासिल बचा है, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, पूरा पूरा ऐसे डिवाइड कर लेना, कोई शर्म की बात नहीं है, आप इस तरीके से डिवाइड कर लेना। अगर आपको नहीं आता 4 6 24 ऐसे करके एक हाथ से डेसिमल लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 दूनी 8 हो गया, घटा दिए 2 आ गया, डेसिमल लगा ही हुआ है, 0 बढ़ा सकते हो, और 4 पंचे 20 हो गया, और ये पूरा कट गया इस तरीके से। तो अपने हिसाब से लगाओ, आप लगाते रहोगे स्पीड बन जाएगा आपका। तो फाइनली आंसर कितना आया, एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10 की पावर 18। तो बच्चा देखो क्या है, आपके फिजिक्स में 50 क्वेश्चन आता है, CUT एग्जाम फिजिक्स को अगर बात करें तो इसमें 50 क्वेश्चन, ठीक है, फिजिक्स का आता है, 50 क्वेश्चन को 60 मिनट में सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो बहुत चीजें आपको याद करनी पड़ेगी। अब एक छोटे से सवाल के लिए हम लोगों ने इतना समय लिया है, क्योंकि अभी आपको फर्स्ट टाइम बताया जा रहा है, लेकिन अभी इस पे सवाल और आएगा तो बड़ा सवाल रहेगा, एनसीईआरटी का सवाल है वो, तो उसके लिए आपको डायरेक्टली इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। तो आपसे डायरेक्टली याद कर लो वैल्यू, अभी तक मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन की वैल्यू याद कर लो, और दूसरा अब एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसकी वैल्यू याद कर लो, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है, एकदम याद कर लो इसको। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10 की पावर 18। अरे सर ऑटो क्विज एग्जाम सॉरी ये ऑप्शन गलत हो गया था, तो पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा ना, पहला वाला 6.25 10 की पावर 18 गुलाम, ठीक है। तो पहला ऑप्शन से टिक करेंगे आप सभी लोग। चलिए और क्वेश्चन ट्राई करना है ना, और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, थोड़े सा और हार्ड क्वेश्चन दीजिए, छोटे मोटे क्वेश्चन तो हम लोग को बचपन से ही आते हैं, ऐसी बात है तो लीजिए दूसरा सा एक क्वेश्चन बढ़िया सा, इसका और थोड़ा सवाल में दिमाग लगा के बताइए, क्योंकि सबको आपको हंसी आ रही होगी ना लगा के, ऐसा छोटे मोटे सवाल आप लगवा रहे हैं। अब हम लोग बोर्ड एग्जाम दे चुके हैं, तो हम लोग अभी क्या है बच्चे नहीं रह गए हैं, अब तो आप थोड़ा सा कठिन सवाल दीजिए। चलिए फिर थोड़ा सा कठिन सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, how many charge in the nucleus of alpha particle, लो भैया, how many charge in the nucleus of alpha particle, बताइए फिर इसमें। तो क्या कह रहा है, हाउ मेनी चार्ज इन द न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, मतलब अल्फा कण के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, आवेशों की, अल्फा कण के नाभिक में कितने आवेश होंगे, अल्फा कण के नाभिक में कितने आवेश हो सकते हैं या होंगे, बताइए। पहला ऑप्शन दे सकते हैं भैया, कौन कौन से ऑप्शन हैं, 1.6
दूसरा 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तीसरा ऑप्शन 4.8 10 की पावर माइनस 19 कूलम। चौथा ऑप्शन 6.4 10 की पावर माइनस 19 कूलम। बताओ भैया इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? हाउ मेनी चार्ज इन द न्यूक्लियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, अल्फा कण के नाभिक में कितने आवेश होंगे? क्या लगता है कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें से? टिक द करो। अब वही है, जिनको नहीं आता है जय माता दी करेंगे। 4 ऑप्शन में आंख बंद करेंगे, जिस पे उंगली रुक जाएगा उस पे टिक कर दे। नहीं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल आपको लगाना ही पड़ेगा, बिना लगाए उसका आंसर आप नहीं दे सकते हो। तो बताओ फिर कौन सा ऑप्शन सही होगा? सर पहले इसके बारे में बता दीजिए, अल्फा कण के बारे में, तभी तो हम सवाल लगा पाएंगे। लेकिन आपको पता ही होगा इसके बारे में, क्योंकि आपको 12 पास आउट कर लिए हो ना, आपको ऐसा भरोसा हो गया है। बताइए फिर क्या होगा? सर पता है सर, अल्फा कण क्या होता है बताओ? अल्फा पार्टिकल जो होता है वह हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का नाभिक, हीलियम अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है ना, इसके लिए आता है। अब जानते एक हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 हीलियम 4। हीलियम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है ना, इसका मतलब एक अल्फा कण के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं अल्फा कण के पास? बताओ। 2 होते हैं, यही तो होता है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो भैया अल्फा पार्टिकल के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है टोटल कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। कहने मतलब यहाँ पर हमको n मिल गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया। हमें क्या निकालना है? चार्ज निकालना है। कितना आवेश, ठीक है, हाउ मेनी चार्ज निकालना है। Q इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया। तो बताओ फार्मूला क्या होता है? Q बराबर ने, तो Q n का मान कितना हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन। E का मान 1.6 10 की पावर माइनस 19 कूलम। मल्टीप्लाई कर लो 3.2 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो कौन सा ऑप्शन सही बच्चा लोग? बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? अरे दूसरा ऑप्शन सही है, ठीक है, इस तरीके से। तो समझ में आ रहा होगा? तो कहने मतलब है जो भी चीज बाहर पढ़ते आए बस वही चीजें था, बस थोड़ा सा इसको इसकी टाइप बना दिया जा रहा है, ठीक है। तो जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही सवाल भी लगा पाएंगे। अभी तो सिर्फ शुरुआत है, तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी का एग्जाम कब है पता है कि नहीं पता है? आप सभी का एग्जाम कब है? CUT का। क्या लगता है कितने दिन का टाइम बचा है आपके पास? आई थिंक आप सभी का एग्जाम 10 मई 11 मई से शुरू है ना। कई शिफ्ट में एग्जाम होता है, कई डेट पे एग्जाम होता है, सबका अलग अलग डेट पे एग्जाम आएगा। तो 10 मई तक का समय आपके सभी के पास CUT के लिए है। तो 2 महीने से ज़्यादा आई थिंक है आपके पास, तो उसके लिए अच्छे से तैयारी कर लीजिए। 2 महीने बहुत होते हैं आप सभी के पास 2 महीने का दिन, ठीक है। तो पूरा कक्षा 12 का सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है। तो अभी 2 महीना आराम ना करें, थोड़ा सा मेहनत और कर लीजिए आगे। अब थोड़े से और हार्ड क्वेश्चन लगाते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, NCERT का क्वेश्चन रहेगा ये वाला। मैं आप सभी के लिए सीट को जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर या मेरे व्हाट्सएप, अगर मुझे व्हाट्सएप भी करते हैं मेरे नंबर पे, तो मैं आपको इस सीट को शेयर कर दूंगा। इसमें प्रॉपर नोट्स है और वो आप इसको दोबारा फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं खुद से। बाकी मैं टेलीग्राम का लिंक अपने यूट्यूब वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। आप सभी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, तो इसमें सारे नोट्स आपसे शेयर करता रहूँगा। और भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस कराने के लिए अपने टेलीग्राम चैनल पर डालता रहूँगा, आप उसको सॉल्व करेंगे, तो इसका एक दिन डाउट क्लास हम लोग ले लेंगे। और एक बात और बच्चा लोग, आप सभी के लिए, आप सभी क्लास 12th में पता नहीं मुझे कैसे पढ़ाई की होगी, जैसा भी है, क्या अगर आपको लगता है कि आपको नोट्स रिक्वायरमेंट है फिजिक्स का, अगर आपको फिजिक्स का नोट्स चाहिए पूरा अच्छे से जिससे आप एक बार पढ़ सको, तो अगर आपका नोट्स नहीं बना है, आपके पास था, जैसा भी है, अगर प्रॉब्लम है नोट्स को लेकर तो आप मुझे बताइए। मैं अपना पूरा फिजिक्स का क्लास 12 का जो नोट्स है
उसको मैं अपने चैनल पर शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे डाल दूंगा। एक बार खाली उस नोट्स को पढ़ लेना है। उस नोट्स में डेफिनेशन है, न्यूमेरिकल भी है, डेरिवेशन भी है, बहुत प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। तो आप बच्चे उसको एक बार पढ़ लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। बाकी कुछ होगा तो हम उसके लिए अलग से एक बार क्लास लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्या कहना है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी पिंड से ये लो भैया, अब सवाल थोड़ा सा लगा। यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में, यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित, लो भैया, एक वस्तु से आवेश दूसरे वस्तु में जा रहा है, स्थानांतरित होती है तो एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण से, एक कूलाम आवेश के स्थानांतरण में कितना समय लगेगा, ये बताना है। इफ इलेक्ट्रॉन, मैं एक बार इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, तब तक हिंदी मीडियम वाले इसको ट्राई करेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर at the rate of 10 की पावर 9 पर सेकेंड, 10 की पावर 9 पर सेकेंड from one body to another, then how much will be required for the transfer of 1 coulomb of charge, how much will required for the transfer of 1 coulomb of charge। एक कूलाम चार्ज को स्थानांतरित करने में कितना समय लगेगा, इस बार टाइम निकालना है, ध्यान देना है, टाइम निकालना है इस बार। एक इलेक्ट्रॉन को कितना समय लग रहा है, 10 की पावर 9 सेकंड लग रहा है एक कूलाम, एक इलेक्ट्रॉन को। तो आपको बताना है एक कूलाम कितना समय लगेगा, है ना सवाल में दम। और सवाल आप लोग लगाया भी होगा। एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट में जो चार्ज के बारे में है उसमें एग्जाम्पल है ये, ठीक है। और ये क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न नहीं है, तो क्या लगता है भैया कैसे लगाओगे। एक बार पढ़ते हैं। यदि किसी पिंड से 1 सेकंड में 10 की घात 9 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित होता है, इसका मतलब कोई भी चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना समय लग रहा है भैया, 1 सेकंड। एक कूलाम को ट्रांसफर होने में 1 सेकंड लग रहा है। 1 सेकंड लग रहा है कितना, सॉरी भाई, 10 की पावर कितना, 10 की पावर 9, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हो रहा है। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और इसमें क्या है, कितना समय लग रहा है इसको ट्रांसफर होने में, इसको समय लग रहा है भैया 1 सेकेंड। कितना लग रहा है, 1 सेकेंड लग रहा है। कहाँ गया, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन किसी एटम में होती है कितना, 1 सेकेंड में। ये हो गया 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लग रहा है। तो क्या लगता है बताओ, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होने में कितना समय लगेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन को जब तक 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन को
इलेक्ट्रॉन को सर 1/10⁹ सेकेंड लगेगा। बात एग्री करते हो नहीं इस बात को? जब 10⁹ इलेक्ट्रॉन को 1 सेकेंड लगता है तो 1 इलेक्ट्रॉन को कितना समय लगता है बताओ? 10⁻1/10⁹ सेकेंड लगेगा। बात समझ में आया ना? आगे, अरे बात समझ में आ रही होगी ना? सिर्फ आगे बढ़ोगी। 1 कूलम्ब चार्ज, इसका मतलब बताओ, अभी मैंने पढ़ाया, अगर हम इसी तरह ये पता कर लें 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इससे हम लोग भाग कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बताओ 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अभी हमने पढ़ाया, कितना होता है बताओ? 6.25 + 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो बताओ इसका मतलब इसमें कितना समय लगेगा? बताओ कितना समय लगेगा? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा? स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा बताओ? लगा समय। तो क्या कर लेना है? इसी दोनों को गुणा कर दो तो समय कितना लगेगा? टाइम कितना लगेगा? 1/10⁹ × 6.25 × 10⁻18। इसी को सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करोगे बताओ? तो t टाइम t 6.25 10 की पावर, इस पावर को ऊपर लाओ, इस पावर को ऊपर लाओ, पहले 10 की पावर 18 था, इस पावर को ऊपर लाएंगे 10 की पावर -9 हो जाएगा। सही है ना? तो बताओ ये प्लस पावर है, पावर को ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। टाइम कितना लगेगा? ये 6.25 और 10 की पावर 18 में 9 घटा दो तो 9 सेकेंड। क्या बात समझ में आया? कितना समय लगेगा? t = 6.25 10 की पावर 9 सेकेंड। अरे सर इसमें तो आपने ऑप्शन ही नहीं दिया था, तो हम लोग कैसे बता पाते कितना समय लगेगा? लो भैया, इसमें पहला ऑप्शन दिया है लगभग लग रहा है 100 वर्ष, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन लगभग 200 वर्ष, लगभग 150 वर्ष। और तीसरा ऑप्शन लगभग 200 वर्ष। चौथा ऑप्शन लगभग 250 वर्ष। क्या लगता है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सर आपका तो सेकंड में आया है टाइम और इसमें वर्ष में बता रहे हैं, इसका मतलब हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। 6.25 10 की पावर 9 सेकेंड को ईयर में चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? तो सर थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है, कैसे करेंगे? या तो आप करेक्ट याद कर लो या तो कैलकुलेशन करो। कैसे? 6.25 10 की पावर 9 को सेकंड में चेंज। बताओ 1 सेकंड में कितने आवर होंगे बताओ? 1/3600 3600 आवर हो गए। एक दिन में कितने घंटे हो? 24 घंटे होते हैं। इस तरीके से ठीक है। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। जब इसको पूरा भाग करोगे, जब इसको आप पूरा भाग करोगे तो कितना आएगा? जब इसको पूरा भाग करोगे समथिंग 198 पॉइंट, ठीक है, कुछ आने वाला है या 198.27, मुझे नहीं आता। आप सभी लोग इसको, ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट बॉक्स में इसको भाग करके इसका आंसर एग्जैक्ट डेसिमल पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे नहीं पता यही आएगा, लेकिन इसी के आसपास आना चाहिए। एग्जैक्ट क्या आएगा आप उसको डिवाइड करके आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। ये बताओ किसके नजदीक है? लगभग 200 वर्ष, लगभग 200 वर्ष। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। तो एक कूलम्ब आवेश को स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा? लगभग 200 वर्ष लगने वाला है। समझ में आया बात को? क्या ये सवाल आपको समझ में आया नहीं आया? सर एक बार क्विक रिवीजन बता दीजिए जल्दी से जल्दी, एक बार फिर से समझा दीजिए, थोड़ा सा कम समझ में आया है तो कैसे करेंगे भैया? फिर से बता दें, जल्दी जल्दी इसको लगाएंगे। 1 सेकेंड में 10⁻9, मैंने क्या बताया? 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने में 1/10⁻9 सेकेंड लगेगा।
पास तो कितने, अब सिंस एक गुणांक में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब कुल कितना समय लगेगा, कुछ नहीं करना है, हमने कहा किसी को समय को इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जब एक में इतना सेकंड से इतना सारे इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इस पावर को ऊपर ले गए साहब, जब पावर को ऊपर ले गए तो 10 की पावर 18, जब पावर को ऊपर ले गए -9 हो गया, और जब पावर को आपने माइनस कर दिया तो 6.25 10 की पावर 9 सेकंड लगा। इसका मतलब एक कूलम आवेश को ट्रांसफर होने में 6.25 10 की पावर 9 सेकंड लगेगा। इस सेकंड को जब आप चेंज करोगे, इस सेकंड को जब आप चेंज करोगे तो कितना समय लगेगा, लगभग बताओ 200 वर्ष, 3 वर्ष में आ जाएगा। पैसे सबसे पहले क्या करोगे, सेकंड को आप आवर से, 1 घंटे में 3600 सेकंड होता है, 1 आवर में 3600 सेकंड होता है, और एक दिन में 24 आवर होता है, उसको ध्यान देना है। फिर एक साल में 365 दिन होता है। इसको, ये सवाल लगभग का है, ध्यान देना, आंसर लगभग में ही रहेगा 200 वर्ष। बाकी एनसीईआरटी बुक में है, एक बार आप उसको देख लेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नोट डाउन करते रहे। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट सवाल से ट्राई करते हैं। तो इस सवाल में क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से और पढ़िए, ट्राई करिए। ये तो एक अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का कई सवाल है ये। हाउ मेनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर। लो भैया, एक कप पानी में कितने आवेश पाए जाएंगे, उस पानी का द्रव्यमान कितना दिया है बताओ, 250 ग्राम। एक कप में 250 ग्राम पानी है और उस पानी में आवेश की मात्रा बताना है। लो भैया, क्या फाइंड करना है बताओ, क्यू, चार्ज फाइंड करना है। पहली बात तो अब सर आपको चार्ज फाइंड करने के लिए क्या क्या चाहिए बताओ, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले आप पता करेंगे एक कप पानी में मतलब 250 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ये पता करना पड़ेगा। तो 250 ग्राम वाटर में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, पहले ये पता करना पड़ेगा। ई का मान तो आपको पता ही है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। तो पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक H2O मॉलिक्यूल में कितने कण होते हैं। तो आपने पढ़ा होगा सर, ये तो डिपेंड करता है कितने मोल हैं ना H2O। तो बताओ H2O को, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा पानी के मोलों की संख्या एक अणु को, उसके बाद फिर हम लोग 250 गुणांक कर निकालेंगे। तो बताओ क्या होता है, मोलों की संख्या का फार्मूला क्या होता है, मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होगा, मोलों की संख्या बताओ, मास अपमान में क्या होता है, मोलर मास होता है। मास अपमान में मोलर मास मतलब द्रव्यमान बटे में मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान कितना है बताओ, कितना दिया गया द्रव्यमान, सर 250 ग्राम द्रव्यमान है। और मोलर मास कितना होगा H2O का, सर H2O का जो मोलर मास होगा, सर हाइड्रोजन का 2 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया। ऑक्सीजन कितना होता है मास बताओ, 16। एक ऑक्सीजन कितना होता है 16, तो मिलकर कितना हो गया टोटल 18 ग्राम। एक मॉलिक्यूल वाटर का कितना होता है बताओ, वेट मास कितना होगा उसका, 18 ग्राम होगा। तो इसको 18 से भाग करेंगे तो 250 बटे 18। चलो इसको भाग करो जल्दी से, कितना आएगा, 10 2 से काट लो, 2 1 2 2 2 4 2 5 10। सही है क्या, हाँ सर सही है, 2 9। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा, ये काटो, इसको कैंसिल आउट करो, 9 1 9 3 कैरी हो गया ना, कितना हो जाएगा बताओ, 35 9 3 27। 27 कितना होगा, 35 बताओ, 27 8 डेसिमल लग गया, 80 हो गया, 9 72 हो गया, 9 72 हो गया, कितना 8 कैरी 80 हो जाएगा। तो लगभग 9 टाइम आएगा 13.89, थोड़ा उससे कम लेकिन लगभग लेकर चलेंगे, कितना आ जाएगा, ठीक है, मोलों की संख्या। अब उसके बाद क्या निकालना है, ये अभी आया है एक मोल में मोलों की संख्या आई है, पता एक मोल में कितने कण होते हैं, एक मोल में कणों की संख्या, एक मोल में कणों की संख्या कितनी होती है, एक मोल में कणों की संख्या, नंबर ऑफ पार्टिकल इन 1 मोल, किसके इक्वल होता है बताओ, सर वो तो आवोगाड्रो नंबर के इक्वल होता है, आवोगाड्रो नंबर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में Na लिखते हो। तो
तो बताओ ये कितना होता है? तो यहाँ पे 13.89 है, तो 13.89 मोल बराबर कितना जाएगा? 13.89 Na। इसका मतलब 13.89 Na की वैल्यू याद होनी चाहिए। आओ वाला नंबर की वैल्यू कितनी होती है इसको याद है? 6.022 10⁻23 इतने होते हैं ना पार्टिकल। 6.022 10⁻23 पार्टिकल। सर इसको मल्टीप्लाई करना है, एक काट पर एक दो कम कर दो, 2 डिजिट तक ले लेते हैं, लगभग में आंसर ही आने वाला है। अब इसको मल्टीप्लाई दोनों कर लो, 13.89 को मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 13.89 को 6.02 से मल्टीप्लाई करो, तो आप मल्टीप्लाई कर लेना, देखना कितना आंसर आएगा। तो इसका मल्टीप्लाई आप करोगे, लगभग इसका आंसर जो आएगा कितना आ सकता है? 8 मैं देख के इसको कर देता हूँ, कैलकुलेटर से कर देता हूँ, आप लोग इसको कर लीजिएगा। तो इसका जो आंसर आ रहा है मल्टीप्लाई करने पे 8.36 10⁻24। ओके, आप इसको मल्टीप्लाई करना आता है, शॉर्ट स्पीड बना के आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट इतने आ गए। अब उसके बाद एक, ये भी केवल अभी 1 अणु की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आता है अभी 1 अणु में इतने आ गए, 250 ग्राम वाटर है अपने पास। अब जहाँ एक वाटर मॉलिक्यूल में, एक H2O मॉलिक्यूल में, एक H2O अणु में, एक H2O अणु में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? एक H2O कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और एक ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब एक H2O मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो बताओ तो इसके लिए तो 250 ग्राम वाटर में कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? तो क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई कर देना है 10 से। जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे देखो और बढ़ा दो यहाँ पे, तो 8.36 10⁻25 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 250 ग्राम वाटर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमको पहले मतलब n की वैल्यू मिल गई, n की वैल्यू। अब फार्मूला क्या होता है? तो सिंस q बराबर क्या होता है? n ही होता है। n की वैल्यू बताओ कितना होगा? अभी हम लोग निकाल चुके हैं 8.36 10⁻25। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है? 1.6 10⁻−19। इसको सर मल्टीप्लाई करिए, 8.36 1.6 बताइए, मल्टीप्लाई करिए कितना होगा? हमको मल्टीप्लाई करना नहीं आता, आपको आता है सर, आप हमसे ज़्यादा तेज हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। छोटा मोटा चीज हम कर नहीं पाते हैं, तो बताइए कितना होगा? अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8.36 1.6 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 1.34 कितना आएगा? 1.34 10⁻25 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? उसको सॉरी माइनस करिए, 25 में 19 माइनस करिए, 15 में ना बटा दीजिए, 6 आ रहा है, इतना ही आ रहा है ना। 1.34 10⁻6 और क्या आ जाएगा साथ में? ये कूलाम, तो 1.34 10⁻6 और आएगा। एक बार चेक कर लीजिए, 10 पॉइंट यहाँ पे 25 हम लोगों ने लिया है, 24 था और साथ में फिर 25 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 15 में 9, शायद ये मल्टीप्लाई यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, ये 10⁻7, ठीक है। इसको आप चेक कर लीजिएगा, करेक्ट करके मल्टीप्लाई करके कितना आएगा सही कर लीजिएगा इसका आंसर। कुछ काम आप भी तो करिए, सब हम थोड़ी कर देंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर मुझे बताइए, क्या मैंने सही आंसर फाइंड किया है कि नहीं फाइंड किया है। तो हमें कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? फिलहाल ये वाला ऑप्शन 1.34 10⁻7 वाला ऑप्शन हमको करेक्ट लग रहा है, लेकिन आप लगाइए, अपना आंसर बताइए और कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। कोई भी दिक्कत हो हमसे जो हो पाएगा हम आपके लिए करते रहेंगे। आज हम लोगों ने इस वीडियो में आवेश क्या होता है उस पे आवेश की प्रॉपर्टी पे, Q बराबर Na पे कई सारे सवाल जितने बन सकते थे हमने 5-6 सवाल आसान से लेकर कठिन तक आपको लगवा दिया है। आप ऐसे और बुक से ट्राई करिए और जो क्वेश्चन ना आता हो उसको हमको बताएं, ठीक है। बाकी
आई होप आपको क्लास पसंद आया होगा। कोई भी परेशानी हो, कोई भी समस्या हो, लिखते रहें, बताते रहें। ठीक है, थैंक यू। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खूब पढ़ते रहें। धन्यवाद।